गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फिज़िक्स में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में विमीय विश्लेषण कहते हैं। बच्चों, किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी की जब हम बात करते हैं तो उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, क्योंकि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें कोई ना कोई यूनिट की ज़रूरत ज़रूर से पड़ती है। और यूनिट के बाद बात आती है डायमेंशंस की, यानी विमा की, कि किसी भी भौतिक राशि की या फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को हम किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में रख सकते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या मूल राशियाँ, तो किसी भी भौतिक राशि को, कोई भी भौतिक राशि हो, उसे हम मूल राशियों के पदों में अगर हम व्यक्त कर सकें तो हम उस मूल राशियों के पदों में व्यक्त करने की जो विधि है उसे हम विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। अब डायमेंशंस होती क्या हैं? तो किसी भी भौतिक राशि की डायमेंशंस या विमाएं वे घातें हैं, वे पावर्स हैं जिन्हें उस क्वांटिटी के मात्रक को या यूनिट को व्यक्त करने के लिए, उसको दिखाने के लिए हम मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। भौतिक राशियों की विमाएं लिखने के लिए मूल राशियों के मात्रकों का जो चिन्ह होता है उसे हम प्रयोग करते हैं। बच्चों, जो विमाएं हैं, डायमेंशंस हैं, वे क्या होती हैं? The dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental units are raised in order to obtain the derived unit of that quantity। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को प्राप्त करने के लिए हम मूल मात्रकों पर जो घातें, जो पावर्स चढ़ाते हैं, हम उसे उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं या डायमेंशंस कहते हैं। और उसके लिए हम डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए हम मूल मात्रकों का या मूल राशियों का कोई चिन्ह प्रयोग करते हैं, कोई जो उसका जो सिंबल होता है वो प्रयोग करते हैं, और उसी सिंबल को हम डायमेंशन या विमा कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने बताया है कि मूल राशियाँ जो हैं वो है लंबाई या लेंथ, जिसको हम L चिन्ह द्वारा या L सिंबल से डिनोट करते हैं, और इसका जो मूल मात्रक है वो मीटर है। तो जहाँ पर भी कहीं मीटर होगा वहाँ पर हम उसकी विमा के लिए L का प्रयोग करेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि L को हम बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, अर्थात किसी भी राशि की विमा को या डायमेंशंस को हम हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं। दूसरा है द्रव्यमान, जिसे हम मास कहते हैं, और मास को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और इसका मात्रक है किलोग्राम। तीसरा है टाइम या समय, इसकी जो विमा है या इसका जो सिंबल है वो हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट होता है सेकेंड। इसी तरह ताप के लिए, टेम्परेचर के लिए थीटा का प्रयोग होता है और यूनिट है केल्विन। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर इसकी यूनिट है, तो इसका जो सिंबल है वो हमने राशि से ना लेकर के एम्पियर का A लिया हुआ है, कैपिटल A से हम डिनोट करते हैं इसकी विमा को। इसी तरह ज्योति तीव्रता की या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की विमा को भी हम इसके मूल मात्रक के ही मूल मात्रक से ही इसका सिंबल लिया गया है, CD, कैपिटल C स्मॉल d, जिसको हमने बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरह से फिर पदार्थ की मात्रा या जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर है वो मोल उसकी यूनिट है, और इसी यूनिट से ही हमने इसकी विमा ले ली है। इसकी विमा को हम MOL मोल लिख करके व्यक्त करते हैं। अब तो इन सब से हमें ये पता चल गया कि
व्युत्पन्न राशियों यानी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो डायमेंशंस हैं वो हम इन्हीं सारी मूल राशियों, जो 7 मूल राशियां हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इनकी ही विमाओं पर या इन्हीं के डायमेंशंस पर पावर्स लगाकर हम व्यक्त करते हैं, बताते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। वेग या वेलोसिटी का अगर हमें डायमेंशन निकालना है तो वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। दूरी को हम समय से भाग देते हैं, या कहें कि जो तय की गई जो दूरी है किसी समय सीमा में उसको हम वेग कहते हैं। या सिंपली इसकी एक परिभाषा है कि 1 सेकंड में चली गई दूरी ही वेग कहलाती है किसी भी वस्तु की। तो यहाँ पर जो वेग की विमा होगी उसके लिए हमें 2 चीज़ों की विमाओं की ज़रूरत पड़ेगी, एक दूरी या लंबाई की विमा और दूसरा है समय की विमा। तो यहाँ पर लंबाई की विमा बटे समय की विमा, और लंबाई की विमा की पावर 1 लिख सकते हैं और समय की विमा की पावर -1 लिखेंगे, क्योंकि समय की विमा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। लंबाई की विमा ऊपर हमने पढ़ा था कि इसको हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, कैपिटल L की पावर 1, और इसी तरह यहाँ पर समय की विमा को कैपिटल T से डिनोट करते हैं, T की पावर -1। तो वेग की विमा हो जाएगी LT-1। इसी तरह बच्चों त्वरण की विमा आप लोग निकाल करके देखिएगा। त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, यानी वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग यानी वेलोसिटी की विमा हमें पता ही चल गई है, और नीचे टाइम की विमा हम लिख करके और इसकी जब विमा निकालते हैं त्वरण की या एक्सेलरेशन की तो वो होती है LT-2। इसी तरह से बच्चों हम बात करें अगर बल की विमा की, तो बल की विमा के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक द्रव्यमान की विमा और दूसरी त्वरण की विमा। द्रव्यमान यानी मास और त्वरण यानी एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जो डायमेंशन है वो m है, और अभी हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन बताई LT-2। तो दोनों को मिला करके हम फोर्स की डायमेंशन लिख सकते हैं MLT-2। इसके बाद हम बहुत सारी, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ तो बहुत सारी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, जिससे हम उसकी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला और उसका डायमेंशनल फार्मूला और उसका इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट देखेंगे। तो ये टेबल हम आपको दिखा देते हैं। ये है डायमेंशनल फार्मूले फॉर सम फिजिकल क्वांटिटीज़ फ्रॉम मैकेनिक्स। अभी केवल आपको मैकेनिक्स पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर मैकेनिक्स से रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वर्क। इसके बाद बहुत बड़ी ये सूची है, तो ये अब आपको पूरे टेबल में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं इनके फॉर्मूले याद करने हैं। डायमेंशनल फार्मूला निकालने की का मेथड आपको सीखना है और याद करना है, साथ ही साथ इसकी SI यूनिट भी याद करनी है। अब जैसे एरिया की बात करें यहाँ पर हम, तो एरिया की जो एरिया के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, तो किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए हमें उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ मालूम होनी चाहिए। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एरिया। अब इसका जब हम डायमेंशनल फार्मूला लेंगे तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए हमें लेंथ का भी एक डायमेंशन लेना पड़ेगा और ब्रेड्थ का भी डायमेंशन लेना पड़ेगा। बच्चों लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो एक ही चीज़ है, लेंथ ही है एक्चुअली। किसी चीज़ की लेंथ हम नापते हैं तो वो भी मीटर में ही नापते हैं, ब्रेड्थ नापते हैं तो वो भी मीटर या सेंटीमीटर में ही नापते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों के लिए हम लंबाई का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें लंबाई हैं, तो लंबाई की जो विमा है, लेंथ की जो डायमेंशन है वो है L, तो यहाँ पर 2 बार L का प्रयोग होगा, L इंटू L। तो L इंटू L यानी L स्क्वायर, जिसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख के दिखाएंगे। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर केवल L की पावर 2 आई है, तो यहाँ M और T नहीं है। जब भी हम किसी क्वांटिटी की डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो उस फार्मूला में हमको मास, लेंथ और टाइम तीनों चीज़ों को डिनोट करना पड़ता है। तो अगर किसी भी चीज़ में मास नहीं है,
या लेंथ नहीं है या टाइम नहीं है, तो जो क्वांटिटी नहीं है वहाँ पर उसकी पावर को हम 0 लगाकर भी दिखा सकते हैं। अगर हम सिंपली l की पावर 2 भी लिख दें तो वो भी सही होगा। और अगर हम m की पावर 0, l की पावर 2 और t की पावर 0, चाहे हम डायमेंशनल फार्मूला को इस तरह से लिखें और चाहे हम डायमेंशनल फार्मूला को इस तरह से लिखें, दोनों ही बातें सही होती हैं। और इसका SI यूनिट मीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से हम वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी इन सब का भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज है आपके टेबल का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पावर, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर, इम्पल्स या मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रेस यानी प्रतिबल, स्ट्रेन यानी कि विकृति, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव, सरफेस एनर्जी पृष्ठ ऊर्जा, वेलोसिटी ग्रेडियंट या वेग प्रवणता कहलाते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी श्यानता गुणांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G जिसको हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पेज भी है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, रेडियस ऑफ गायरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों हिंदी की बुक में भी हिंदी में ये पूरी टेबल दी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बुक है और बुक में से ये टेबल आप देख सकते हैं और सारे डायमेंशनल फार्मूला और सारी यूनिट्स आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट गैस कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये इस तरह के ये जो क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनका हमने सभी का डायमेंशनल फार्मूला, उस क्वांटिटी का फार्मूला, ये उसका डायमेंशनल फार्मूला और साथ ही साथ उसकी यूनिट, ये तीनों चीज़ें हमको एक जगह पर मिल गई इस टेबल में। और इसको हम बहुत आसानी से अगर हम धीरे धीरे याद करेंगे तो सारा पूरा टेबल का हमें सारी क्वांटिटीज़ याद हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्योर रेशियोज एंड प्योर नंबर्स डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। अगर हम शुद्ध अनुपात की बात करते हैं, लंबाई से लंबाई का अनुपात ले लिया जाए, समय से समय का अनुपात, है ना, इसी तरह से बल से बल का अगर हम रेशियो ले रहे हैं, तो ये सारे रेशियोज क्योंकि आपस में उनकी यूनिट्स कैंसिल हो जाती हैं। लंबाई से लंबाई का अनुपात लोगे तो दोनों ही यूनिट्स लंबाई की हैं तो कैंसिल हो जाएंगी। तो इसी तरह से प्योर नंबर्स का कोई भी अगर शुद्ध संख्या है, जैसे पाई है या कोई भी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है केवल एक नंबर होता है, सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं जिसको हम जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की बात करें तो इन सब का भी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, ना ही इनकी कोई यूनिट होती है, और इसीलिए इनको हम यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। कोण की भी डायमेंशन हम नहीं निकाल सकते, हालांकि कोण का एंगल का हम लोग यूनिट लेते हैं रेडियन, लेकिन डायमेंशन इसका कुछ नहीं होता। अब इसके बाद बात करते हैं विमाओं का उपयोग, हम लोग डायमेंशंस का यूज़ कहाँ कहाँ कर पाते हैं। तो पहला यूज़ है टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ वन सिस्टम इनटू यूनिट्स ऑफ अदर सिस्टम, यानी एक सिस्टम की यूनिट्स को दूसरे सिस्टम की यूनिट्स में चेंज करना। तो यहाँ पर अगर हम एक फिज़िकल क्वांटिटी की बात करते हैं जिसमें कि एक यूनिट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और यूनिट है u1, और इसी तरह दूसरी यूनिट में उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है n2 और यूनिट है u2। तो ये दोनों ही चीज़ें, जैसे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर क्या है, MKS सिस्टम में है उसका यूनिट, और सेंटीमीटर किस सिस्टम में है, CGS सिस्टम में। तो मीटर और सेंटीमीटर के बीच का ये रिलेशन कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, यही चीज़ हमको बताती है कि अगर हम कोई फिजिकल क्वांटिटी P की बात करते हैं और उसका हम दोनों ही सिस्टम्स में वैल्यूज़ देखते हैं, तो एक सिस्टम में n1 u1 की तरह से लिख सकते हैं। n1 क्या है, अगर हम लें 1 मीटर तो n1 की वैल्यू होगी 1 और u1 होगा मीटर। इसी तरह से n2 की वैल्यू अगर हम 100 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो n2 की वैल्यू होगी 100 और u2 होगा सेंटीमीटर। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम
MKS सिस्टम में भी और CGS सिस्टम में भी, दोनों में लिख सकते हैं। तो कन्वर्ट हम कैसे करेंगे, ये प्रोसेस हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हम पहले सिस्टम की बात करते हैं तो N1 होगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट का जो डायमेंशन लिखें तो ये डायमेंशन अगर m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c से दिखाया जा सके तो हम इस तरह से लिख लेंगे। और उसी क्वांटिटी की बात अगर हम दूसरे सिस्टम में करें तो दूसरे सिस्टम में n2 है न्यूमेरिकल वैल्यू, m2 है दूसरे सिस्टम में मास का यूनिट, उसकी पावर a है, l2 की पावर b और इसी तरह t2 की पावर c। अब हम पहले इक्वेशन से देख रहे हैं कि ये और ये दोनों सेम है, यानी n1u1 इज इक्वल टू n2u2 है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c इज इक्वल टू n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। तो n2 की वैल्यू क्या आएगी, n2 की वैल्यू होगी n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। इसके बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर मान लो हमें कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को डाइन में, न्यूटन जो है वो MKS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है और डाइन जो है वो CGS सिस्टम में फोर्स का यूनिट है, ये लिखा हुआ है हमने। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हमें n2 की वैल्यू, हमें डाइन में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है। अगर हम 1 न्यूटन की बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 और यूनिट है न्यूटन, और न्यूटन को हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो n2 इज इक्वल्स टू n1 किलोग्राम पर ग्राम, किलोग्राम जो है वो m1 की वैल्यू है और m2 की वैल्यू ग्राम। इसी तरह l1 की वैल्यू मीटर, l2 की वैल्यू सेंटीमीटर। इसी तरह t1 की वैल्यू सेकेंड, t2 की वैल्यू भी सेकेंड, क्योंकि दोनों ही सिस्टम में टाइम की वैल्यू जो है, टाइम की यूनिट सेकेंड ही होती है। अब इनकी वैल्यूज रख लें हम सिंपली, तो किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं तो 10 टू द पावर 3 ग्राम। इसी तरह मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं तो 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सेकेंड से कैंसिल हो ही जाएगा। यहाँ पर n1 की वैल्यू हमने 1 रखी हुई है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू 1 न्यूटन 1 दी हुई है यहाँ पर n1 की वैल्यू। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 1, और इन सबको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर 5। तो हमें पता चल गया कि n2 जो है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू डाइन्स में अगर हम CGS सिस्टम में देखें तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन्स के बराबर होता है। इसके बाद दूसरा यूज़ हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। अभी तक के लिए थैंक यू।